एक लड़का जो कभी साइकिल में अखबारें बेचा करता था, एक ऐसा गरीब लड़का जिसको इंजीनियरिंग करवाने के लिए उसकी बहन ने अपनी सोने की चूड़ियां और चेन तक गिरवी रख डाली, क्योंकि उसकी बहन को पता था कि वो कभी हार नहीं मानने वाला। इस लड़के का हमेशा से सपना था कि वो एयरफोर्स में जाए, एक पायलट बने। साउथ इंडिया के इस लड़के को अपनी एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2 इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया। अगर वो अपने पहले इंटरव्यू को क्लियर करेगा तो उसे इंडियन एयरफोर्स में उसकी ड्रीम जॉब मिल सकती है। अगर वो दूसरे इंटरव्यू को क्लियर कर देता है तो उसे DTD&P एयर यानी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब मिल सकती है। वो दोनों इंटरव्यूज देने के लिए घर से चल पड़ा। उसने पहला इंटरव्यू डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में दिया। उसका वो इंटरव्यू अच्छा हुआ और वो वहां से एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए चल पड़ा। उसका पायलट बनने का सपना टूट गया जब उसे पता चला कि 25 कैंडिडेट्स में से उसका रैंक 9th आया है और सिर्फ पहले 8 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। वो लड़का बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। वहीं ऋषिकेश में उसे एक साधु मिला जिसने उसे बोला कि उसकी किस्मत में एयरफोर्स पायलट बनना नहीं था, बल्कि उसकी किस्मत में कुछ और बड़ा लिखा है। बस उसे मेहनत करते रहनी है और अपने भगवान पर विश्वास रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि मैं किस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जो एक पायलट बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, बल्कि वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े इंसान बने, जिनके अंडर पूरी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी थी। वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने। इतना ही नहीं, उन्हें 21 अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें शामिल थे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, रामानुजन अवार्ड और हुवर्स मेडल। इतना ही नहीं, 74 साल की उम्र में उन्होंने अपने बचपन का सपना भी पूरा किया, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट प्लेन में फ्लाई करके। अब हम में से कई लोग बोलेंगे, हाँ सर हमें पता है कलाम सर के बारे में, लेकिन हमारी टेंशन अलग है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नहीं पता। क्या हमने 8 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचे थे? नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर ने बेचे थे। क्या हमारे फादर लकड़ी की बोट चलाते थे अपने घर का पेट पालने के लिए? नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर के फादर चलाते थे। क्या बचपन में हमें चावल, प्याज या सिगरेट बेचनी पड़ी? नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर ने बेची। इन सब महान लोगों की स्टोरी से हमें एक सबसे बड़ी सीख मिलती है कि ये सब लोग इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ये इसीलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और ये उन्हें करेज के साथ सॉल्व करते रहे, और इसलिए ये इतने स्ट्रांग बन गए कि लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स को लाइफ का हिस्सा मानने लग गए। अब सवाल ये आता है कि जब सच में हमें कोई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़े तो हम क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं? तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से। सबसे पहली टेक्निक कहती है कि लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे साथ कल क्या हुआ था हमें याद नहीं, कल क्या होगा हमें उसकी परवाह नहीं, सब भाड़ में जाए, बस हमें सिर्फ अपने प्रेजेंट पर कंसंट्रेट करना है। मिशिगन में रहने वाले विलियम बोलते हैं कि कुछ साल पहले मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं हर रात 2-3 बार जागता था अपने पेट की दर्द की वजह से। मैंने अपने बाप को स्टमक कैंसर से मरते हुए देखा था, इसलिए मुझे लगता था कि मुझे भी कोई स्टमक कैंसर है या फिर स्टमक अल्सर है। इसलिए मैं एक स्टमक स्पेशलिस्ट के पास गया और वहां पर उसने मेरा स्टमक का एक्सरे लिया और मुझे फ्लोरोस्कोप से एग्जामिन किया। उसने मेरी नींद के लिए मुझे सोने की दवाइयां दी और मुझसे कहा कि मुझे पेट में कुछ नहीं है और मैं एकदम ठीक हूँ, और ये सारी दर्द मेरे इमोशंस और मेरी सोच की वजह से है, इसलिए मुझे रेस्ट करना चाहिए। अब क्योंकि मैं एक मिनिस्टर था और रेड क्रॉस का चेयरमैन भी था, इसलिए मुझे हर हफ्ते 2-3 फ्यूनरल्स करवाने पड़ते थे। मैं हर वक्त ही किसी न किसी काम में बिजी रहता था और मैं एक ऐसे बुरे समय में जी रहा था जहाँ मुझे हर वक्त किसी न किसी चीज की टेंशन रहती थी। इसीलिए मैंने डॉक्टर की एडवाइस के कारण हर मंडे काम न करने का फैसला किया। एक दिन मैं अपने घर में अपनी बीवी को बर्तन मांजते हुए देख रहा था। मैंने देखा कि वो बहुत खुश थी और गाना गाते हुए बर्तन को साफ कर रही थी। हमारी शादी को 18 साल हो गए थे और उसने ही हर वक्त के बर्तन मांजे थे। उस वक्त मैंने सोचा कि जिस वक्त हमारी शादी हुई थी, अगर उस वक्त मेरी बीबी ने फ्यूचर में देखने की कोशिश की होती और ये सोचा होता कि उसे अगले 18 साल के तीनों वक्त के बर्तन मांजने हैं, तो वो तो शायद मुझसे शादी भी नहीं करती। अगर 18 साल के बर्तनों को वो एक साथ इमेजिन करती तो वो तो डर जाती, और ये ख्याल तो किसी भी औरत को डरा सकता है। तब मुझे समझ आया कि मेरी बीवी को कोई भी टेंशन इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पास जितने भी बर्तन होते हैं वो बस उन्हीं के बारे में सोचती है। कल कितने बर्तन धोने हैं या बीते हुए कल कितने बर्तन धोए, इनके बारे में वो कभी नहीं सोचती। बस सिर्फ उसी दिन पर प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करती है और उसे एंजॉय करती है। उस वक्त से मैंने भी सोचा कि मैं सिर्फ आज के बारे में सोचूंगा, और तब से मुझे कोई पेट दर्द नहीं है, मुझे पूरी नींद भी आती है और मैं अपने हर दिन को पूरी मस्ती के साथ जीने की कोशिश करता हूँ। अपनी बीवी की तरह मैं भी फ्यूचर में धोने वाले बर्तनों के बारे में नहीं सोचता जो अभी तक गंदे हुए ही नहीं।
दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हमें लगे कि अभी हमारा बहुत बुरा वक्त चल रहा है और बहुत टेंशन हो रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं। जानते हैं वो क्या है? डू नथिंग। यानी उस वक्त हमें कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ रेस्ट लेना है। एक बार गौतम बुद्ध के पास उनका एक फॉलोअर आया और उसने भगवान बुद्ध से कहा कि गुरुजी, मेरे मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और फिर उसकी जिंदगी में जो भी गलत हो रहा था उसने सब भगवान बुद्ध से बोल डाला। गौतम बुद्ध ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए उस फॉलोअर से कहा कि जाओ मेरे लिए उस पॉन्ड से पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर वो आदमी फटाफट एक घड़ा उठाकर पानी लेने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वो उस पॉन्ड के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पॉन्ड में बहुत मिट्टी है और पानी पीने लायक नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति बिना पानी लिए ही भगवान बुद्ध के पास आ गया और उसने कहा कि गुरुजी, मैं पानी नहीं ला पाया क्योंकि वो पानी बहुत गंदा है और वो आपके पीने लायक नहीं है। इस पर भगवान बुद्ध दोबारा से हंसे और उन्होंने कहा, दोबारा उसी पॉन्ड के पास जाओ और मेरे लिए पानी ले आओ। दोबारा से उस आदमी ने देखा कि वहाँ पर पानी बहुत गंदा है और वो फिर से बिना पानी लिए ही वापस आ गया और दोबारा से भगवान बुद्ध को सारी बात सुनाई। भगवान बुद्ध ने उसे दोबारा पॉन्ड के पास भेजा और यही चीज 8 से 10 बार होती रही। लेकिन 11वीं बार जब वो आदमी पानी लेने गया तो उसने देखा कि सारी मिट्टी उस शांत पॉन्ड में नीचे बैठ गई है और ऊपर का पानी साफ है। इसीलिए वो इस बार भगवान बुद्ध के लिए पानी ले आया। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि देखा, जिस तरह से वो मिट्टी वाला पानी शांत रहने से साफ हो गया, उसी प्रकार अगर हम भी कठिन परिस्थितियों में बुरे वक्त में शांत रहें तो वो बुरा वक्त अपने आप निकल जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आती हैं कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उस वक्त हमारे लिए यही सही रहेगा कि हम शांत रहें और उस टाइम को बस किसी तरह पास होने दें और टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बुरे वक्त में टेंशन को खत्म करने के लिए लास्ट टेक्निक कहती है कि वो करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, फिर वो डर ही खत्म हो जाएगा। एल्मर थॉमस बोलते हैं कि जब मैं 15 साल का था तब से मैं बहुत टेंशन लेता था और बहुत सेल्फ कॉन्शियस था क्योंकि मैं 6 फीट 2 इंच का होने के बावजूद इतना पतला था कि मुझे लोग हड्डी कहकर बुलाते थे। मेरा घर हाईवे से 1 किलोमीटर दूर था और मैं हमेशा कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं अंदर ही रहूं। हफ्तों गुजर जाते थे और मैं अपने घर वालों के अलावा किसी से नहीं मिलता था। मैं हर वक्त अपने पतलेपन के बारे में सोचता रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी माँ ये सब जानती थी और वो एक स्कूल टीचर थी और उसने मुझसे कहा कि मुझे अपने दिमाग को बढ़ाना चाहिए और एजुकेशन लेनी चाहिए क्योंकि शायद मेरा शरीर ऐसा ही रहे। मेरे पेरेंट्स मेरे कॉलेज की फीस तो नहीं दे सकते थे, तो मैंने एक सर्दी ऑपसम, स्कंक, मिंक और रैकून जैसे जानवर पकड़े और उन्हें स्प्रिंग मौसम में बेच दिया। इस तरह मेरे पास जो कुछ पैसे जमा हुए थे उससे मैंने एक कॉलेज में एडमिशन ले ली। मेरी माँ ने मुझे ब्राउन शर्ट दी थी ताकि वो अगर गंदी भी हो तो किसी को पता ना चले और मेरे बाप ने मुझे अपने पुराने जूते दिए थे। वो जूते इतने खुले थे कि अगर मैं चलता भी था तो भी वो जूते मेरे पैर से निकल जाते और मेरे क्लासमेट्स मुझ पे हंसने लगते। इस वजह से कॉलेज में भी मुझे बहुत एम्बेरसमेंट होती थी और मैं हमेशा क्लास में अकेले ही पढ़ता रहता, किसी से भी बात नहीं करता। लेकिन 1-2 साल के बाद 4 ऐसी चीजें हुई जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। पहली चीज ये हुई कि मैंने एक एग्जाम दिया था और वो क्लियर हो गया, जिसकी मदद से मैं कंट्री पब्लिक स्कूल्स में पढ़ा सकता था। इससे पहली बार मुझे लगा कि मेरी माँ के अलावा भी मुझ पर कोई भरोसा करता है। दूसरी चीज ये हुई कि हैप्पी हॉलो नाम के एक फेमस स्कूल ने मुझे नौकरी ऑफर करी जिसमें मुझे हर महीने $40 मिलने थे। इसने भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और मुझे दोबारा लगा कि कोई मुझ पर भरोसा करता है। जब मुझे पहली सैलरी का चेक मिला तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार प्रॉपर फिटिंग वाले कपड़े लिए और उन कपड़ों में मैं भी और स्टूडेंट्स की तरह दिख रहा था और मुझे शर्म नहीं आ रही थी। इस तीसरी चीज ने भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मुझे हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था क्योंकि मैंने कभी दोस्त तक नहीं बनाए थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कन्विंस किया कि मैं फेयर में हो रहे पब्लिक स्पीकिंग कंटेस्ट में पार्ट लूं। मुझे ना चाहते हुए भी इस कंटेस्ट में पार्ट लेना पड़ा क्योंकि मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने द फाइन एंड लिबरल आर्ट्स ऑफ अमेरिका पे बोलने का फैसला लिया। सच बोलूं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि लिबरल आर्ट्स होते क्या हैं, लेकिन मैंने खूब मेहनत करी ताकि बाकी लोगों की तरह मैं भी अपना टॉपिक रिप्रेजेंट कर सकूं। और मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की कि इस टॉपिक को पेड़ के सामने, इवन गाय के सामने भी बहुत बार बोला। और जब नाम अनाउंस हुआ तो मैं हैरान था। मुझे फर्स्ट प्राइज दे दिया गया था। लोग मेरे लिए चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे और मेरे वही दोस्त जो मेरा मजाक उड़ाते थे कह रहे थे, एल्मर हमें पता था कि तू ही जीतेगा यार। मेरी माँ ने मुझे गले लगा दिया और जोर जोर से रोने लगी और फिर मुझे भी रोना आ गया। आज जब मैं खुद को देखता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि अगर उस दिन मैंने पब्लिक स्पीकिंग नहीं की होती तो शायद आज यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेट सेनेट नहीं बन पाता। और सबसे मजे की बात तो ये है कि मेरे जैसे लड़के को जिसे कपड़े पहनने की बिल्कुल समझ नहीं थी, उसे बेस्ट ड्रेस्ड मैन इन द यूनाइटेड स्टेट सेनेट का अवार्ड दिया गया। इससे मैंने यही सीखा कि डर के बावजूद अगर हम
हम काम को कर दें तो बहुत सी यूजलेस परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बुरे वक्त में अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए 3 टेक्निक्स देखी। पहली टेक्निक कहती है कि सिर्फ अपने प्रेजेंट मूवमेंट को जियो, पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा मत सोचो। सेकंड टेक्निक कहती है कि डू नथिंग, यानी अगर सिचुएशन बहुत ही खराब है और आप कुछ नहीं कर सकते तो भगवान पे भरोसा रखो और बस टाइम को पास होने दो और सब ठीक हो जाएगा। और फाइनली थर्ड टेक्निक कहती है कि अपने डर को भगाने के बजाय वो करो जिससे डर लगता है और डर खुद ही भाग जाएगा। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।